हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आज हम बात करने जा रहे हैं मिलिट्री, पैरामिलिट्री और सीएपीएफ के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, उनके कामों के बीच क्या डिफरेंस है, उनके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस है। काफ़ी सारे समय पे काफ़ी बार न्यूज़पेपर्स में भी सीएपीएफ के बदले पैरामिलिट्री या ऐसे ऐसे चीज़ों को इंटरचेंज करके लिखा जाता है, जो कि काफ़ी गलत है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं उसके बारे में पर्याप्त जानकारी होना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर्याप्त जानकारी रखना हमें रखना चाहिए, क्योंकि आप उस ऑर्गेनाइजेशन से आगे जाके जुड़ने जा रहे हैं। तो आइए हम डिटेल में बात करेंगे आज कि पैरामिलिट्री, मिलिट्री और सीएपीएफ में क्या डिफरेंसेस हैं, और आइए देखते हैं। तो क्या होता क्या है कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के सामने दो तरह की चुनौतियां थी, दो तरह के थ्रेट्स थे। एक तो इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल थ्रेट्स। ये दो टाइप के थ्रेट्स थे, दो तरह की चुनौतियां थी। एक तो घर में जो हमारे इंसर्जेंसी है, जो हमारे देश के अंदर हो रहे हैं, जैसे नक्सलियों का अटैक या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इन सब से लड़ने के लिए जो जिन्हें कि हम इंटरनल थ्रेट्स बोलते हैं। और दूसरा था एक्सटर्नल थ्रेट, जो कि बॉर्डर के बाहर हो रहा होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के साथ टेंशन चल रही है, इंडिया चाइना में टेंशन चल रही है। तो ये सारे हैं एक्सटर्नल थ्रेट। तो इन दो थ्रेट्स के अकॉर्डिंग हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी डिफेंस फोर्सेस को भी दो टाइप्स में बांटा जा सकता है। एक तो वो जो कि इंटरनल थ्रेट से लड़ती है, और दूसरी वो जो एक्सटर्नल थ्रेट से लड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ऐसी फोर्सेस जो एक्सटर्नल थ्रेट से लड़ती है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री की। फ्रेंड्स, मिलिट्री इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों से मिलके बनता है। तो इन तीनों से मिलके बनती है मिलिट्री। मिलिट्री हमारे देश की रक्षा करती है एक्सटर्नल थ्रेट से। कि मिलिट्री का बेसिक काम होता है बॉर्डर को गार्ड करना, या फिर बॉर्डर पे कुछ भी, या जैसे वॉर टाइम में मिलिट्री का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इन सब चीज़ों से हमारी मिलिट्री लड़ती है। हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सारी चीज़ें हमारे इनके अंदर आती है। मिलिट्री के बारे में आगे बात करें तो मिलिट्री के बारे में सबसे मेजर चीज़ ये है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, हमारी रक्षा मंत्रालय के अंदर आती है। मिलिट्री का बजट, उनके सैलरीज वगैरह सब रक्षा मंत्रालय को जो बजट एलोकेट होता है उनमें से आते हैं। और हम बात करें तो पहले लिख लेते हैं इसे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। और आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जो चीफ होते हैं वो 4 स्टार रैंक के ऑफिसर होते हैं। ये सारे इक्विवेलेंट रैंक होते हैं, आर्मी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ और नेवी के चीफ। जैसे कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इक्विवेलेंट ये तीनों की रैंक होती है। तो आगे बात करें तो इनका काम होता है बॉर्डर एरियाज में ऑपरेट करना, हमारे देश को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाना। वॉर में इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। तो मिलिट्री के बारे में हमने जाना। अब आगे बात करेंगे हम पैरामिलिट्री के बारे में। फ्रेंड्स, आगे बात करें पैरामिलिट्री की, तो ये बिल्कुल मिलिट्री की तरह ऑपरेट करती है। इसके स्ट्रक्चर भी सिमिलर टू मिलिट्री ही होते हैं। हम बात करें पैरामिलिट्री की आगे, तो काफ़ी बार आर्मी के ऑफिसर्स या मिलिट्री की कई सारे ऑफिसर्स इसमें डेप्यूटेशन पे जाते हैं, मतलब वो एज एन ऑफिसर काफी समय के लिए पैरामिलिट्री में आके काम करते हैं। तो इस वजह से इन्हें पैरामिलिट्री बोला जाता है, क्योंकि ये सिमिलर टू मिलिट्री होती हैं। इनका काम होता है हमारे देश को इंटरनल थ्रेट से बचाना, जैसे कि काफी सारे समय पे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी चलते रहती है, या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है, नक्सलॉइड्स होते हैं, उन सबसे लड़ना इनका काम होता है। और समय समय पे इनके कामों में चेंजेस आते रहते हैं, काफी सारे चेंजेस आए हैं अब तक। अब हम बात करें तो इसमें मेजरली 3, या फिर ऐसा कह लें कि तीन फोर्सेस आते हैं, असम राइफल्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असम राइफल्स की। तो असम राइफल्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1835 में। असम राइफल्स के बारे में आगे बात करें तो इसका इन्वॉल्वमेंट वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों में होता है। रिसेंटली असम राइफल्स ऑपरेट कर रही है इंडियन म्यांमार बॉर्डर पे। असम राइफल्स आर्मी के साथ मिलकर और आर्मी के अंडर काम करती है। असम राइफल्स के जो डीजी होते हैं, डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स, वो आर्मी के ऑफिसर होते हैं, और वो अभी हैं लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान। दोस्तों, ये 2002 से लगभग इंडिया म्यांमार
ये 2002 से इंडियन म्यांमार बॉर्डर पे भी ऑपरेट कर रही है, वो इंडियन म्यांमार बॉर्डर को गार्ड कर रही है। अब अगली पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें जो कि है इंडियन कोस्ट गार्ड, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ऑपरेट करती है और ये एस्टेब्लिश्ड हुई थी 1978 में और इसके अभी जो डायरेक्टर जनरल है वो है कृष्ण स्वामी नटराजन। फ्रेंड्स, बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड के काम की तो ये इंडियन नेवी के साथ बहुत क्लोजली मिलकर काम करती है। ये कस्टम डिपार्टमेंट के साथ काम करती है, फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करती है और जो इंडिया के कोस्टल बॉर्डर्स हैं उनको बचाती है, वहाँ पेट्रोलिंग करती है। तो अब आगे बात करते हैं हम हमारे तीसरे पैरामिलिट्री फोर्स की जो है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SFF भी कहते हैं। अब हमारी तीसरी पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में बात करें जो कि है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसे शॉर्ट में SFF भी कहते हैं। ये 1962 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी। दोस्तों, हम इसके बारे में काफ़ी कम पढ़ते हैं या काफ़ी कम जानते हैं। इसके पीछे एक वजह है कि हमारी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मिलकर काम करती है, डायरेक्ट उन्हीं के अंदर में आती है। कई बार हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत बार फोर्सेस की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो डायरेक्टली किसी फोर्स को, मतलब ऐसे काफ़ी ज़्यादा वक्त ना लगे कि हम वो आर्मी से कॉन्टैक्ट करें या किसी और से कॉन्टैक्ट करें, तो ये जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है ये उनके अंदर ही काम करती है, उनके डायरेक्ट रिलेशन में। तो इस बारे में हम, इस वजह से इनके बारे में हम काफ़ी कम पढ़ते हैं और जानते हैं। अगर हम इस फोर्स की बात करें, इसके अचीवमेंट की बात करें, तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में SFF का बहुत बड़ा रोल था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जब हमारे स्वर्ण मंदिर में कुछ लोग वहाँ कब्जा कर चुके थे, उस टाइम पे ऑपरेशन ब्लू स्टार में इसका काफ़ी बड़ा रोल था। ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन पवन, जो कि हम विदेशों में जो ऑपरेशन चला गया, उसके पीछे इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल था। तो मेनली इसे बनाया गया था 1962 में कि अगर चाइना के साथ जो भी हमारे टेंशन्स होते हैं उनको काउंटर करने के लिए इस फोर्स का फॉर्मेशन हुआ था। चाइना के साथ जो हमारे बॉर्डर पे या उस एरियाज में जितने भी टेंशन्स होते हैं, जो भी इंसर्जेंसी होती है, तो उसे काउंटर करने के लिए इस फोर्स को बनाया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा वेल इक्विप्ड फोर्स है, ये बहुत सारे बिल्कुल मॉडर्न वेपन्स का यूज़ करती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं CAPF की। तो CAPF का मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। जब आप CAPF AC का पेपर देते हैं तो इसके अंडर मेनली 5 फोर्सेस आते हैं, SSB, CRPF, BSF, CISF, ITBP। फ्रेंड्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंदर आता है। तो अब इसके अंदर जो मेजर 5 फोर्सेस आते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सशस्त्र सीमा बल की। सशस्त्र सीमा बल फॉर्म्ड हुई थी 1963 में और इसके जो DG हैं वो है कुमार राजेश चंद्र। सशस्त्र सीमा बल मेजरली ऑपरेट करती है इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर पे, और ये काफ़ी सारे बिहार यूपी के कई सारे जगह पर, काफ़ी लंबा एक बेल्ट है, वहाँ पे ज़्यादा ऑपरेट करती है, उस एरियाज में काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट करती है। अगली फोर्स है हमारी CRPF, जो है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1939 में और इसके जो DG हैं वो है डॉक्टर AP माहेश्वरी। ये हमारे करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो डॉक्टर AP माहेश्वरी हैं ये CRPF के DG रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। आगे बात करते हैं BSF की। तो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, 1965 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसके DG हैं सुरजीत सिंह, इसके जो करंट DG हैं ये भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, तो इस वजह से ये करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। BSF मेनली इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे ऑपरेट करती है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को गार्ड करती है काफ़ी सारे जगह पे। हमारी अगली फोर्स है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये फॉर्म्ड हुई थी 1969 में और इसके जो DG हैं वो है राजेश रंजन। और इन सारे फोर्सेस के DG की बात करें तो ये IPS ऑफिसर होते हैं, जो इन सारे फोर्सेस के DG बनाए जाते हैं। IPS ऑफिसर्स होते हैं जो हमारे इंडियन पुलिस सर्विस में UPSC के थ्रू सेलेक्ट हुए ऑफिसर्स होते हैं, जिनको काफ़ी समय बाद इन सारे फोर्सेस का DG बनाया जाता है। तो CISF की बात करें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके करंट DG हैं राजेश रंजन। ये मेजरली ऑपरेट करती है, आपने देखा होगा कई सारे एयरपोर्ट्स पे या दिल्ली मेट्रो में या बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया में, उन सबको काफ़ी तरह के थ्रेट्स होते हैं। कभी उनसे फिरौती मांगी जाती है, जो काफ़ी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, उनको कोई नुकसान ना हो, इस वजह से इस फोर्स को बनाया गया था कि वो उन सारे जगहों पर सिक्योरिटी दे सकें। अब बात करते हैं ITBP की, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इसका फॉर्मेशन 1962 में हुआ था और इसके DG हैं
डायरेक्टर जनरल SS देसवाल। दोस्तों ITBP की बात करें तो ये चाइना के साथ जो भी हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, यानी तिब्बत वाले पार्ट में, वहाँ पे ITBP हाई एल्टीट्यूड पे काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट करती है। फ्रेंड्स, बात करें इन सारे फोर्सेस की कंबाइंडली बात करें तो ये सारे फोर्सेस काफ़ी सारी एरियाज की पुलिस के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा काम करती है। आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में सारे इलेक्शंस पीसफुली हो जाते हैं, उनमें CRPF और SSB वगैरह का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये काफ़ी सारे रिमोट लोकेशंस पे मेडिकल एड्स प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, एजुकेशन के सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। तो आज हमने देखा पैरामिलिट्री, मिलिट्री और CAPF के बीच में क्या डिफरेंसेस है, उनके कामों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। और एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे मयंक सर का हर दिन 6 से 7 शाम को एक अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास होता है, जो आप लोग में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। वहां पे सर SSC के और सारे डिफेंस एग्जाम्स के, क्योंकि इंग्लिश के सिलेबस लगभग सारे एग्जाम्स के सेम होते हैं, तो सर वो कवर कर रहे होंगे। आप वहां बिल्कुल उनके साथ जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। थैंक यू। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.